नमस्कार साथियों, सभी को पता है कि मैंने अभी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें आज लेक्चर 2 है ये। आज हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करी थी। आज हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, यूँ तो बीच में इसके अलावा बीच में एक एक्ट नया 1781 में भी एक अमेंडिंग एक्ट आया था, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ वो ही एक्ट्स पढ़ेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं या जिनका कुछ ना कुछ योगदान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी गवर्नमेंट के लिए। तो हम सिर्फ इतने ही इम्पोर्टेंट एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अब जो इम्पोर्टेंट एक्ट निकल के आता है वो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बारे में। हम बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग वीडियो नहीं बना रहे हैं। हम सिर्फ जितना जो ओरिएंटेड, जितना हमारे लिए नेसेसरी है, जो हमारे लिए सब्जेक्ट ओरिएंटेड जितना है, हम सिर्फ उस पर ही फोकस करेंगे। सो विदाउट टाइम वेस्ट आई हैव टू स्टार्ट माई वीडियो। सो अब हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पिट्स क्या है। तो एक चीज़ याद रखना, उस समय पर जब ये एक्ट आया था 1784 में, उस समय पर जो ब्रिटिश के उस समय पर जो पीएम थे, उनका नाम था विलियम पिट्स, और उन्हीं के नाम पर ये एक्ट हमें देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इस एक्ट की जो कुछ फीचर्स हैं, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। क्या फ़ीचर्स हैं इस एक्ट के बारे में, क्यों ये एक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखेंगे सबसे पहले हम कि उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या था कि 1784 का जो एक्ट था, इससे पहले जो हम 1773 का जो एक्ट लेके आए थे, जिसके तहत हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का जो कोशिश करी थी उसमें, तो कुछ उसके अंदर कुछ हमें कुछ उनको कुछ खामियां देखने को मिली, जिनको पूरा करने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या किया गया कि सबसे पहले जो कंपनी की जो पावर्स थी उसको डिस्टिंग्विश किया गया। कैसे कि कंपनी की जो पावर्स थी, यानी कि जो कंपनी की जो कमर्शियल और जो उसकी पॉलिटिकल पावर्स थी, इन दोनों पावर्स को सेपरेट किया गया। यहाँ पे पावर्स भी बोल सकते हैं या हम इनको फंक्शंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो कमर्शियल पावर्स थे और जो पॉलिटिकल पावर्स थी कंपनी की, उनको सेपरेट करने के लिए तो हमने देखा था कि पहले एक एक बॉडी गवर्न की गई थी, जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सॉरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। अब इसी के साथ साथ एक बॉडी इस एक्ट के द्वारा एक और बॉडी का गवर्न किया गया, जिस बॉडी को हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, एक है अपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक है हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये दोनों जो अलग अलग जो बॉडीज़ बनाई गई थी, काम क्या था इनका। तो देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो हम पहले से पढ़ चुके हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था कमर्शियल अफेयर्स को देखना। जो कमर्शियल अफेयर्स होते थे कंपनी के, उनको देखना। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो बॉडी बनाई गई थी, इस बॉडी का काम था पॉलिटिकल अफेयर्स को देखना। तो आई होप कि इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे इनको याद रखा जाए। तो याद रखना, यहाँ से आप याद रख सकते हो, इसमें भी सी आ रहा है और कमर्शियल में भी सी आ रहा है। तो इस तरीके से आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कमर्शियल अफेयर से याद रख सकते हैं, और जो बच गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो हो गया पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए। अब
इसी एक्ट में अब हम आगे एक चीज़ ये देखेंगे कि इसी एक्ट के द्वारा यहाँ से एक चीज़ देखने को मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल गवर्नमेंट। क्या है डबल गवर्नमेंट? तो देखो यहाँ से हमें डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो भी देखने को मिलता है। जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो भी हमें यहाँ से देखने को मिलता है। यानी कि जो एक तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल कर रही थी, लेकिन अब इसके ऊपर कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उसका जो अब रूल था इस ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनके ऊपर जो लगाम थी वो और ज़्यादा कसती चलेगी इस एक्ट के द्वारा। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऊपर से जो एक हम देख सकते हैं कि जो ओवरऑल जो ऊपर से रूल जो कर रही है वो थी हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट, और उसके अंडर में रह के जो रूल कर रही थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ से अब इसी में हम आगे एक चीज़ और देखते हैं, और इसी एक्ट में पहली बार फर्स्ट टाइम इंडिया को ब्रिटेन की संपत्ति भी कहा गया है इस एक्ट में। ये फर्स्ट टाइम था जब ब्रिटिश ने पहली बार इंडिया को अपनी संपत्ति के तौर पर, अपनी पोजीशन में बताया है इसी एक्ट में। तो ये था हमारा ब्रिटिश इंडिया एक्ट। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो मैं इसमें एक बार फिर से समराइज़ कर देती हूँ ब्रिटिश इंडिया एक्ट को। यहाँ पे सबसे पहली बात, जो कंपनी के जो कमर्शियल और जो उनके पॉलिटिकल फंक्शंस थे उनको सेपरेट किया गया। इसको करने का जो मेन कारण था वो यही था कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। कंपनी का जो रूल था, कंपनी का जो काम था, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जाए इस चीज़ के लिए। इसी के साथ में दो बॉडीज़ को हमने देखा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इनके भी काम को हमने समझा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था? पॉलिटिकल अफेयर्स को देखना, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसका मेन काम था कमर्शियल अफेयर्स को देखना। इस तरीके से जो इनकी जो हर काम के ऊपर अलग अलग बॉडी का गवर्न किया गया। इसी के साथ में हमने यहाँ पे एक देखी कि हमें यहाँ पे डबल गवर्नमेंट का सिस्टम भी देखने को मिला। और यहीं पे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार इंडिया को क्या बताया, अपना पोजीशन बताया, अपनी संपत्ति के तौर पे दिखाया है। तो ये था हमारा ब्रिटिश इंडिया एक्ट ऑफ 1784। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की तरफ। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुकी, बीच में इसके अलावा और भी एक्ट्स आए हुए हैं, लेकिन जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ उन्हीं एक्ट्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख लेते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो अगर इस एक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इस पर कुछ खास नहीं है, बस इसमें हमको एक चीज़ याद रखना है कि अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने और ज़्यादा जो कंपनी की जो मोनोपोली थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट या उसको पार्लियामेंट जो भी आप बोलें, उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड में जो उनकी मोनोपोली थी उसको इस एक्ट के थ्रू बहुत ही ज़्यादा सीमित कर दिया गया। सीमित किस तरीके से कि ये जो उस समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी इंडिया के अंदर, तो उस उनकी जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको ख़त्म करने के लिए एक तो उन्होंने यहाँ पे दो चीज़ें इस एक्ट के अंदर हम देखते हैं, दो चीज़ों पर हमें फोकस करना है। एक तो जो ट्रेड था वो सभी ब्रिटिश के जितने भी सारे जो उस समय जो ब्रिटिश के जितने भी सारे जो मर्चेंट्स थे उनके लिए ओपन कर दिया उसको। और दूसरी चीज़, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका जो ट्रेड था उसको बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कर दिया टी एंड चाइना तक। टी एंड चाइना क्या चीज़ है? इन दोनों चीज़ों में जो इनकी मोनोपोली थी सिर्फ उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्टिव रखा। तो ये टी एंड चाइना क्या है? यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो टी का ट्रेड कर सकती थी
एंड किसके साथ में, विद चाइना के साथ में। इस चीज़ में जो इनकी मोनोपोली थी, इस चीज़ को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अलाउ करके रखा था। ठीक है, इस एक्ट में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। बस हम यहाँ पे मेन चीज़ याद रखने वाली यही है कि कोई पूछता है कि किस चीज़ में ट्रेड की इनकी मोनोपोली थी, तो टी की, और किसके साथ, चाइना के साथ। अब हम आगे देखेंगे। अब हम लोग समझेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो चार्टर सिस्टम लाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, तो ये चार्टर्स जो थे ना, ये कभी भी नहीं लाए जाते थे। इनका बेट ये रखा गया था कि इनको हर 20 ईयर्स में इनको लाया जाएगा। इससे पहले हमने देखा था कि 1813 के अंदर चार्टर आया था, जिसके 20 साल बाद 1833 में सेकंड चार्टर लाया गया था। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं क्या है ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833। एक्चुअल में ये जो चार्टर है ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे कि ये जो एक्ट था ना, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक तरीके से हमें यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसका पूरी एक हमारे इंडिया के ऊपर पूरा एक सेंट्रलाइज्ड क्या बोल सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की ओर जाता हुआ ये आपको एक्ट देखने को मिलता है। कैसे, देखिए, आपको पता था कि हमने इससे पहले लास्ट जब हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का देखा था, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो उस समय पर जो गवर्नर होते थे उसको क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल। जो उस समय बंगाल में जो गवर्नर थी उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब इसी को आगे और कंटिन्यू करते हुए जो गवर्नर जनरल था उसको बंगाल से हटा के, जो बंगाल का उस समय जो गवर्नर जनरल होता था, अब इसको ख़त्म करके इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। यानी कि अब इससे पहले जो पावर सिर्फ बंगाल पे निहित थी, जो मेन पावर जो बंगाल में थी, अब वो पूरे देश के ऊपर लग गई, वो पूरे इंडिया के ऊपर लागू हो गई। ठीक है, और ये जो गवर्नर जनरल जिसकी हम बात करें, ये कौन होता था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से होता था। और अब ये पावर सिर्फ बंगाल से रूल नहीं कर रही थी, ये पूरी इंडिया के ऊपर एक गवर्नर जनरल, सबसे सुप्रीम जो एक पोस्ट होती है, वो बना दी गई। ठीक है, इसके अलावा भी हमने दो देखे थे कि जो बॉम्बे और दूसरा कौन सा, मद्रास, जो प्रेसिडेंसीज थी, इनके भी जो गवर्नर्स थे, गवर्नर जनरल्स, है ना, तो इनकी जो लेगेसी थी उसको ख़त्म कर दिया गया। यानी कि इनसे इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी, लेजिस्लेटिव पावर्स मतलब रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बनाने की पावर, अपने एरियाज़ में जिस तरीके से वो लोग रूल करते थे, रूल्स रेगुलेशंस बना के, तो वो जो उनकी पावर्स थी दोनों से छीन ली गई। यानी कि अब कुल मिलाकर के यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि एक तरीके से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश हो गया था। तो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव हमें यहाँ से देखने को मिलती है। अब कोई बंगाल नहीं, कोई बॉम्बे नहीं, कोई मद्रास नहीं, अब सिर्फ सबसे बड़ा जो पद आप देखोगे यहाँ तो वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का था। यहाँ से एक क्वेश्चन सामने और निकल के आता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्टली एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कौन थे उस समय पर। तो हमको पता होना चाहिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। एंड हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वो कौन था, विलियम विलियम नहीं, सॉरी, वॉरेन हास्टिंग।
देखिए, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करके करेंगे तो ही हमें इस तरह की चीज़ें याद रहेंगी। क्या होता है, कई बार मैंने देखा है कि इस तरह के टर्म्स में हमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, कौन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। तो इस तरह की चीज़ों को याद रखने के लिए अगर हम उनको साथ में लिख के याद करेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी रहेगी याद करने में। इसलिए ये मैंने आपको लिख के बताया है। अब आगे देखते हैं इसी एक्ट में हम लोग आगे कि यहाँ से अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अभी तक लास्ट एक्ट में हमने देखा था 1813 वाले में कि उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी टी का ट्रेड कर सकती थी, और किसके साथ, चाइना के साथ। इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट में 1833 के एक्ट में इस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया गया, और इस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो पूरी कमर्शियल, उसकी जो उसके कमर्शियल फंक्शंस थे उनको ख़त्म कर दिया गया। जो उसके कमर्शियल फंक्शंस थे उनको टोटली ख़त्म कर दिया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी का अब जो सिर्फ काम बचा था वो था सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखना। कमर्शियल फंक्शंस पूरे टोटल ख़त्म कर दिए गए यहाँ से, इनके सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखना ही ईस्ट इंडिया कंपनी का अब काम था। इस एक्ट के थ्रू एक सिस्टम और लाया गया जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ, जो सिविल सर्वेंट्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने के लिए जो सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था इस एक्ट के द्वारा, है ना। जो सिविल सर्वेंट्स के आप लोग आज जब जो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसकी शुरुआत यहाँ से हमें देखने को मिलती है। जो सिविल सर्वेंट्स के एग्ज़ाम के लिए सबसे पहली बार यहीं पे इंट्रोड्यूस किया गया था, बट इसके अंदर इंडियंस को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया था। इंडियंस को ये एग्ज़ाम देना अलाउ ही नहीं था, ठीक है। और क्या था इस एक्ट में, और इस एक्ट के अंदर इस एक्ट से पहले जितने भी लॉज पास होते थे उनको रेगुलेशंस बोला जाता था। क्या बोलते थे, रेगुलेशंस। तो इस टर्म को ख़त्म कर दिया गया, और इसके बाद इस एक्ट के बाद से जितने भी लॉज पास होने लगे थे, जितने भी लॉज थे, अब वो लॉज एक्ट्स बनने लगे। क्या बनने लगे, एक्ट्स। क्या बोला जाने लगा उनको, अब उनको रेगुलेशंस ना बोल करके अब उनको एक्ट्स बोले जाने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हमने देखा कि ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको ज़्यादा बर्डन क्रिएट ना करते हुए शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। अब मैं इसको जल्दी से शॉर्ट में आपको समराइज़ कर देती हूँ क्या क्या पढ़ा हमने 1833 के एक्ट में। तो सबसे पहले हमें यहाँ से जो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वो देखने को मिला। इसी के साथ साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो कमर्शियल फंक्शंस थे वो पावर्स उसकी पूरी तरह ख़त्म कर दी गई, और बस क्या रह गया था उसके पास, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस वो कर सकती थी, बस यही इनके हाथ में बचा हुआ था। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, जो कि पहले व्यक्ति कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी के साथ में कंपटीशन एग्ज़ाम्स की शुरुआत, जो सिविल सर्वेंट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी शुरुआत यहाँ से देखने को मिलती है, जिसमें इंडियंस अलाउड नहीं थे। जो भी लॉज पास किए जाएंगे उनको एक्ट्स कहा जाने लगा। और इसी के साथ साथ जो बॉम्बे और जो मद्रास प्रेसिडेंसीज थी उनकी भी लेजिस्लेटिव जो उनकी पावर्स थी सब ख़त्म कर दी गई, ठीक है। ये बिल्कुल ख़त्म ही कर दी गई इसको। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, और कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।